फ्रेंड सुशलाजी विद्रुत दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में समाजशास्त्र के एक प्रमुख सिद्धांत स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की चर्चा करूंगा। जी हाँ, संरचनात्मक प्रकारवाद। प्रकारवाद एस.एल. जोशी ने अपनी किताब में बहुत अच्छे से समझाया, इसका विश्लेषण किया है। वो कहते हैं प्रकारवाद एक बहुरूपीय की तरह है जिसके कई स्वरूप हैं, कई प्रकार हैं। सावयवी प्रकारवाद है, विश्लेषणात्मक प्रकारवाद है, मानवशास्त्री प्रकारवाद है और समाजशास्त्री प्रकारवाद। प्रकारवादियों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्थापना की सामाजिक संसार, जो हमारा सोसाइटी है, सामाजिक संसार है, वर्ल्ड है, एक संपूर्ण व्यवस्था, एक पूरी सिस्टम है। प्रकारवादी ये भी मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संघर्ष भी होता है और अव्यवस्था भी होती है, मतलब उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं और अव्यवस्था भी फैलती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत तोड़ फोड़, हिंसा भी होती है। व्यवस्था में परिवर्तन भी आता है, जैसे अभी देखिए हमारी व्यवस्था में कोविड-19 के आने से परिवर्तन आया। लेकिन इन सबके बावजूद व्यवस्था अपनी यथास्थिति को बनाए रखती है। कोविड-19 में क्या हुआ? वर्क फ्रॉम होम होने लगा, लॉकडाउन हो गया, सारे कार्य रुक गए, वर्किंग कंडीशन बदल गई, आचार विचार बदल गए। लग रहा था सब कुछ थम जाएगा, बंद हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तित हुई, बदलाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारी व्यवस्था में यथास्थिति बनी रही। ये प्रकारवादी कहते हैं। प्रकारात्मक विश्लेषण की परंपरा समाजशास्त्र में काफी पुरानी है, कोई आज की नहीं, काफी पहले से चली आ रही है। इसकी शुरुआत ही समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे और उनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने लेखों में की है। अगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर के बाद एमाइल दुर्खीम ने इसके विश्लेषण को विश्लेषित किया। उसके बाद पार्सन्स और रॉबर्ट मल्टन ने इसको प्यूरिफाइड किया, परिष्कृत किया। मल्टन ने प्रकारवाद को सामाजिक संरचना के साथ जोड़ा है, सोशल स्ट्रक्चर के साथ में प्रकारवाद को, फंक्शनलिज्म को संरचना के साथ में जोड़ा, उसके साथ में समाहित किया। इसके पहले पार्सन्स जो थे, उन्होंने व्यवस्था के अंतर्गत, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये संदर्भ में इसकी व्याख्या की। मल्टन का समाजशास्त्र जो है सामाजिक मानवशास्त्र के प्रकारवाद से आया है। जैसे पार्सन्स ने यूरोप के विचारक, जिसमें मार्शल थे, वेबर थे, दुर्कीम थे, इनके सिद्धांतों का विश्लेषण करके क्रिया व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या की है पार्सन्स ने। उसी तरह से मल्टन ने मेलनॉस्की और रैडक्लिफ ब्राउन के अध्ययन से प्रकारवाद को परिभाषित कर संरचना के विश्लेषण का एक पैराडाइम तैयार किया है, जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का पैराडाइम भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषाएं जानना जरूरी है। क्या है? मल्टन ने जो इसकी परिभाषा दी है प्रकारवाद की, वो कहते हैं प्रकार, फंक्शन हमारी वे गतिविधियां हैं, हमारी वे एक्टिविटीज हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती हैं, व्यवस्था के साथ अनुकूलन करती हैं, सामंजस्य करती हैं, समायोजन करती हैं। मल्टन कहते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाए रखना, कोई भी सामाजिक संरचना को बनाए रखना, उसकी यथास्थिति को कायम रखना, यही फंक्शन का काम है, यही प्रकार का काम है। जैसे आजकल जबलपुर शहर में, जबलपुर क्या पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, सुरक्षा के लिए वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो हेलमेट पहनना एक फंक्शन है। अब देखिए हर चालक, वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहन रहे हैं और 4 व्हीलर 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाना है। ये एक फंक्शन है, प्रकार है। यूनिफॉर्म, आजकल कॉलेजों में यूनिफॉर्म है, फौज को वर्दी पहनना, फौज की व्यवस्था को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। फौज की सिस्टम कैसे चलेगा उसके लिए फौज वर्दी पहनती है, यूनिफॉर्म पहनती है। मल्टन ने इसकी परिभाषा देते हुए 2 प्रकार की और चर्चा की प्रकार के साथ, डिफंक्शन दुष्प्रकार और अप्रकार नॉन फंक्शन की भी चर्चा की है। इसको भी आप देखिए क्या है। प्रकार तो जैसा उन्होंने बताया ना कि हमारी वे गतिविधियां हैं जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती हैं। जैसे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हेलमेट, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना और 4 पहिया चालकों को, वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना एक प्रकार है, फंक्शन है। दुष्प्रकार देखें, डिफंक्शन, जब व्यक्ति की गतिविधियां व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती, अडॉप्शन नहीं करती, उनके साथ समायोजन नहीं करती, तो ये दुष्प्रकार है। अब हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, फौजी कहे कि मैं वर्दी नहीं पहनूंगा, तो वास्तव में दुष्प्रकार ऐसी गतिविधि है जो व्यवस्था को बनाए रखने में अवरोधक है। हमारे यहाँ टाइम, प्रिंसिपल साहब ने टाइम रखा कि आपको सवेरे 9 बजे आना है। ये व्यवस्था बनानी ना, कॉलेज की व्यवस्था बनानी है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो 9 बजे नहीं आएंगे, हम तो तैयार नहीं हो पाते,
हमारे घर के काम नहीं हो पाते, हम तैयार नहीं हो पाते, हमें घर में काम है, ठीक है 9 बजे आके करेंगे क्या, बच्चे भी तो लेट आते हैं, हम आराम से आएंगे। ये दुष्प्रकार है, ये प्रोफेसर्स का दुष्प्रकार है। अप्रकार, अप्रकार वह गतिविधि है जिसके होने ना होने से व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई अंतर नहीं होता। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो उससे व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आता। इस गतिविधि का, इस प्रकार की एक्टिविटीज का व्यवस्था के बनने या बिगड़ने से कोई सरोकार नहीं होता। यदि किसी छात्रावास में विद्यार्थी रात्रि जागरण करता है, रात भर जागता है, इस दौरान वह चाय भी पीता है, पानी भी पीता है, तो उसकी एक गतिविधि क्या है, अप्रकार है, उसका ये नॉन फंक्शन है। विद्यार्थी से के इस प्रकार के कार्य करने से छात्रावास की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव या बिगाड़ नहीं। अभी देखिए, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ 2020 में, जब लॉकडाउन लगा तो वर्क फ्रॉम हुआ, सभी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को, जैसे आईटी सेक्टर ने भेज दिया, जाइए आप अपने घर में रहिए क्योंकि कोविड से बचाव करना है। फिर उसके बाद उनको वर्क दे दिया गया, सारे बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एक नई संस्कृति, कार्य संस्कृति हुई कि हम अपने घर में रह के काम कर रहे हैं। अब इसमें हो ये रहा है, अभी जैसे हम रात में सो जाते हैं, सामान्यतः सभी घरों में 11 बजे तक सोता पड़ जाता है, ठंडे तो कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं 10 बजे। लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, भारत में रहने वाला, जौनपुर में रहने वाला, जैसे मेरी बेटी काम कर रही है, अमेरिका की कंपनी में है, तो अमेरिकन टाइम शेड्यूल उसका चलेगा कंपनी के हिसाब से, वहाँ पे भी दिन है, तो वो रात लेट नाइट काम करती है। और इस बीच में अगर वो अपने लिए चाय बनाती है, कॉफ़ी बनाती है, तो वो उसका आप क्या है, नॉन फंक्शन है। उसके ऐसा करने से हमारा रूटीन तो बिगड़ रहा है, लेकिन उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा व्यवस्था को, हमारे सिस्टम में वर्क फ्रॉम होम से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा, लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ये है नॉन फंक्शन। तो फंक्शन, प्रकार, दुष्प्रकार और आकार, अर्थात फंक्शन, डिफंक्शन और नॉन फंक्शन, इन तीन की चर्चा मर्टन करते हैं। अब मर्टन के समाजशास्त्र जो है वो उसने कैसे लिया, समाजशास्त्र में जो उसका मुख्य स्रोत था संरचनात्मक प्रकारवाद का, उसकी चर्चा। देखिए, समाजशास्त्र से प्रकारवादी सिद्धांत में दुर्खीम के बाद एक लंबे समय तक इस परंपरा को किसी समाजशास्त्री ने बढ़ाया नहीं। मानव शास्त्रियों में ब्रोनेसा, मेलनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने जरूर प्रकारवादी सिद्धांत को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नया डायमेंशन दिया, एक नया आयाम दिया। मेलनोस्की लंदन के थे, ट्रोबियान टापू के आदिवासियों के बीच उनने क्षेत्रीय कार्य किया, अपने समय के एक जाने माने मानव शास्त्री थे। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन जो है अमेरिका के समाज मानव शास्त्री थे, उन्हें अफ्रीका के आदिवासियों के बीच में काम किया। इन दोनों ने प्रकारवादी सिद्धांत को स्पष्ट किया। दुर्खीम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों ने प्रकारवादी सिद्धांत वेताओं ने, चूंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने प्रकारवाद को संतुष्ट किया। मर्टन कहते हैं, मानव शास्त्रियों ने जो प्रकारवादी सिद्धांत दिया उसका अध्ययन करते हुए वो इससे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड किया, विकसित किया। औद्योगिकरण, नगरीकरण, यूरोप अमेरिका दोनों, औद्योगिकरण और नगरीकरण का अमेरिका और यूरोप बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, परिपक्व हो गए, वहाँ पे मानव शास्त्रीय प्रकारवाद लागू नहीं होता था। लेकिन मर्टन ने मेलनोस्की और ब्राउन के मानव शास्त्रीय प्रकारवाद की कुछ अवधारणा पोस्टुलेट्स को अस्वीकार करते हुए नए सिरे से उन्होंने अवधारणा को प्रस्तुत किया। वो रेडक्लिफ ब्राउन और मेलनोस्की के विचारों का खंडन करते हैं और प्रकारात्मक विश्लेषण के लिए स्वयं का अपना एक नया मॉडल, पैराडाइम रखते हैं। और यह मॉडल जो है मानव शास्त्रीय प्रकारवाद का एक नया समाजशास्त्रीय प्रतिरूप है, सोशलॉजिकल पैराडाइम है। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं प्रकारवाद की मेलनोस्की और ब्राउन की रखी 3 अवधारणाएं जो थी उसको अपन को पहले जानना होगा। ब्राउन और मेलनोस्की कहते हैं कि समाज में प्रकारात्मक एकता होती है, फंक्शनल यूनिटी होती है, यह मानव शास्त्री पहली अवधारणा है उनकी। दूसरी अवधारणा वो कहते हैं कि प्रकारवाद सार्वभौमिक, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म है, मतलब सभी जगह प्रकारवाद होता है। और तीसरी अवधारणा वो कहते हैं प्रकारों की अपरिहार्यता, इंडिस्प्लेनिटी ऑफ फंक्शन, अपरिहार है, प्रकार जो है अपरिहार है, होना है। अब इनको देखिए, प्रकारात्मक एकता को अपन क्या कहेंगे, प्रकारवादी सिद्धांत जो है मानव शास्त्र के, वो कहते हैं समाज कैसा भी हो उसमें एकता उसके प्रकारों, उसके फंक्शन में होती है। मनुष्य के किसी भी व्यवहार, बर्ताव, लोकाचार का प्रकार यह है, फंक्शन यह है कि वह संपूर्ण सामाजिक जीवन को चलाने में अपना कोई ना कोई निश्चित योगदान करता ही, मतलब हमारा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता ही है।
अर्थात सामाजिक व्यवस्था में एक निश्चित प्रकार की एकता है, हर व्यक्ति के योगदान है, इसी को ही उसमें प्रकारात्मक एकता कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी भाग जो पार्ट हैं मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक निश्चित सीमा, पर्याप्त सीमा तक व्यवस्था में आंतरिक इंटरनल होमोजेनिटी बनी रहती है, इसके कारण, जिससे इसमें संघर्ष नहीं होता। दूसरा वो कहते हैं सार्वभौमिक प्रकारवाद। मेलनोस्की कहते हैं समाज के सभी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रसंग, जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंग हैं, समाज के लिए एक निश्चित प्रकारात्मक फंक्शन है, प्रकार है। सामाजिक सांस्कृतिक आदर्श संसार भर के सभी समाजों में न किसी रूप में अवश्य होते हैं। तीसरा, प्रकारों की अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन। मानव शास्त्री कहते हैं कि यदि कोई सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रीति रिवाज किसी समाज में विद्यमान है, अवेलेबल हैं, तो उसका यह अर्थ निकला कि इस प्रथा के कारण, यानी प्रकार के बिना समाज की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे दिवाली, दशहरा त्योहार मनाना, दिवाली में दिए जलाना, दिवाली के पहले घरों की साफ सफाई, अर्थात ये प्रकार है, ये हमारे यहाँ की प्रथा है, परंपरा है। इसके बिना अगर नहीं करेंगे तो समाज की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जितनी भी प्रथाएं रहती हैं उनकी समाज के द्वारा आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। आपने देखा होगा एक समय पारसी थिएटर हमारे यहाँ देश में थे, पारसी थिएटर वो खूब चलते थे। उसके बाद सिनेमा आया तो पारसी थिएटर का स्थान सिनेमा ने ले लिया। मतलब पारसी थिएटर का प्रकार अब नहीं रहा, लेकिन समाज को उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आप देखिए फिल्मों के रूप में, मानव शास्त्रीय प्रकारवादियों की अवधारणा है कि प्रकार जब तक समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तब तक वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, नहीं तो उनका रूप बदल जाता है। अब इसको जो है मर्टन दूसरे तरीके से देखते हैं। मर्टन कहते हैं कि प्रकार जो है, मर्टन कहते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई नई बात नहीं है। टॉनीज ने भी जेनसेप्ट की बात की है, मर्टन ने भी की है। अब वो पैराडाइम के रूप में मर्टन जो कहते हैं कि यदि हम दुनिया भर के समाजों में किसी भी एक समाज का अध्ययन करें तो प्रकारात्मक पैराडाइम का प्रयोग किया जा सकता है। वो कहते हैं मेरे द्वारा जो बनाया प्रकारात्मक पैराडाइम में इसका प्रयोग हम किसी भी एक समाज में कर सकते हैं। यह पैराडाइम एक सांचा है, एक प्रकार का मोल्ड है। जब हम किसी घटना या गतिविधि का अध्ययन करते हैं तो उसको लागू कर सकते हैं, अर्थात जिसका प्रयोग समाज के अध्ययन में किया जा सके, वो एक पद्धति है। मर्टन ने इसमें अलग अलग पदों की बात की है और इसको पार्सन्स ने उनके 5 पैटर्न वेरिएबल भी रखे थे, उसी आधार पर मर्टन ने रखे। वो कहते हैं ये जो आइटम है वेरिएबल से, इनको हमको देखना होगा जो प्रकार की विवेचना करते हैं, पहचान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं उन आदर्शों, सामाजिक, सांस्कृतिक मदों, आइटम को पहचाने जो प्रकारात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। जैसे उन्होंने गणित की बात की है, विकास, अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, ऐसे बहुत से परिबल्स हैं समाज के अंतर्गत, अगणित तत्व हैं जो कहीं ना कहीं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। इनसे समाज का विवेचन हो सकता है। अध्ययन के संबंधित उद्देश्य होना चाहिए। जब किसी एक मत के अध्ययन करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं, तो उसके सामने तय करना होता है कि अमुक मत का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, मत के प्रकार, उस व्यवस्था को कैसे, कोई भी विश्लेषण करते हैं प्रकारात्मक, तो हमें खोज करना चाहिए कि जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं वह अध्ययन के लिए कहाँ तक व्यवस्थित है, अध्ययन क्षेत्र की व्यवस्था को यानी यथास्थिति को बनाए रखने में कितना सा है, कहीं भी कोई डिफंक्शन का काम तो नहीं कर रहा। ये प्रकार की बात करके उन्होंने चर्चा की। अब प्रकार वास्तव में हमारी गतिविधि को उन्होंने पहले ही परिभाषित किया कि प्रकार हमारी गतिविधियों के परिणाम में ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अपने संबंधित व्यवस्था के साथ अनुकूलन या तालमेल बैठाते हैं। जो हम प्रकार जो फंक्शन करते हैं वो हमारी व्यवस्था के साथ अनुकूलन करता है या उसके साथ तालमेल करता है। और डिफंक्शन दुष्प्रकार हमारी वे गतिविधियों के वे परिणाम हैं जो अपने से संबंध व्यवस्था से अनुकूलन नहीं करते, उनके साथ एडजस्ट नहीं करते और प्रक्रिया के परिणाम व्यवस्था के लिए हानिकारक या विघटनकारी भी हो सकते हैं। बर्टन कहते हैं कई बार जो हमारे जाने पहचाने मत हैं, कई फैक्टर्स हैं जो प्रकार होते हैं, उसमें एक मत पूरा नहीं करते तो दूसरा मत कुछ ऐसे प्रकार कर देता है जो व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से उसने 2 वर्ग किए, एक प्रकट प्रकार मैनिफेस्ट फंक्शन और दूसरा प्रच्छन्न प्रकार लेटेंट फंक्शन, मतलब एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता। ये 2 प्रकार के प्रकारों की बात की। आपने देखा होगा अभी 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा तो सारी नदियों का पानी साफ हो गया, सफाई सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल क्लीननेस आ गई। ये जो प्रकार था, लॉकडाउन था, उसके प्रकार का ये लेटेंट फंक्शन था जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन हो गया। तो प्रकट प्रकार मैनिफेस्ट फंक्शन जो है इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं वे निरपेक्ष ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस है, निरपेक्ष परिणाम है।
जो व्यवस्था के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं और उनके साथ अनुकूलन करते हैं। इसके परिणाम व्यवस्था द्वारा निर्दिष्ट हैं। इसके अनुसार बच्चे परीक्षा के परिणाम संतोषजनक, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसका परिणाम संतोषजनक रहता है। परिवार की आय बढ़ती है, पदार्थ, ये हमारे निर्दिष्ट लक्ष्य हैं। इसकी प्राप्ति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो सब प्रकट प्रकार है। इसमें दो तत्व हैं। जैसे परिवार के सदस्य परिवार की खुशहाली के लिए काम करते हैं। दूसरा है कि जिस कार्य को वो करते हैं उससे निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे अंक लाएंगे ना, तो आपके निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। ये प्रकट है। प्रचन, लेटेंट फंक्शन, मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन में नदियाँ साफ होगी, वातावरण हमारा साफ हो गया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। क्यों? लॉकडाउन था, तो उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो हो गया। वो प्रच्छन्न था, लेटेंट था। अर्थात ऐसे लक्ष्य जिनकी व्यवस्था ने निर्दिष्ट नहीं किया, व्यवस्था ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, पर कुछ ऐसे संयोग बनते हैं जिससे व्यवस्था अनिश्चित परिणामों को पाती है। ये परिणाम व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं होते। मर्टन ने अप्रच्छन्न कार्य कहते हैं लेटेंट फंक्शन है। इसमें कहते हैं ये कार्य निर्दिष्ट नहीं होते हैं। दूसरा, इन प्रकारों के जो परिणाम होते हैं व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं होते। उदाहरण के लिए, अब जैसे उन्होंने दोषी जी ने एक उदाहरण दिया कि राम की शोभा यात्रा में निर्दिष्ट प्रकार तो राम के प्रति श्रद्धा और उपासना अर्पित करना है, लेकिन अब जब इस शोभा यात्रा में किसी कारण से दंगा हो जाता है, पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, तो ये प्रच्छन्न लेटेंट फंक्शन है, प्रच्छन्न प्रकार है। शोभा यात्रा का निर्दिष्ट खून खराबी और हिंसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हो गया। मल्टन ने इसका वर्गीकरण करते संशोधन किया, बोले कि हमको इसको देखना चाहिए कि हमारी इकाइयाँ क्या हैं, उनके प्रकारात्मक क्या हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो व्यवस्था की है, पैराडाइम दिया है, फंक्शन के आधार पे, प्रकट के आधार पे दिया, अप्रकट प्रकार दिए, प्रकट प्रकार दिए, और इन्हीं को वो करते हुए वो विवेचना करते हैं कि हमको वास्तव में इकाइयों की पहचान करना चाहिए। इकाइयों की पहचान के लिए उनके आइटम मदों को जानना चाहिए कि वो प्रकारात्मक है कि नहीं, क्योंकि किसी भी गतिविधियों को हम प्रकारात्मक कहने के लिए हमें देखना होगा कि वो कैसे कर रही हैं। सामाजिक व्यवस्था की कई इकाइयाँ हैं। परिवार व्यवस्था है, परिवार के अंदर देखिए पति पत्नी के संबंध हैं, माता पिता संतान के संबंध हैं, परिवार और नैतिक कई इकाइयाँ हैं। तो इन सभी को आपको इनके प्रकार, जो एक इकाई के लिए सकारात्मक होता है, वहीं इसी व्यवस्था की अन्य इकाइयों के लिए वो नकारात्मक बन जाता है। जैसे परिवार में पत्नी नौकरी कर रही है, जिससे परिवार की आय में वृद्धि होती है, सकारात्मक प्रकार है। लेकिन परिवार, इससे परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, सकारात्मक है। लेकिन नकारात्मक दृष्टि से संतान इकाई पर्याप्त पालन पोषण से, क्योंकि वाइफ अगर नौकरी कर रही है तो संतान का पालन पोषण नहीं कर पा रहा, वो वंचित रह जाती है, तो ये नकारात्मक नेगेटिव फंक्शन है। तो हमको इसका भी अध्ययन करना चाहिए। उन दूसरी चीज बोलते हैं, हमें उन प्रकारों की खोज जो व्यवस्था की आवश्यकता और पूर्व आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। पूर्व की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती, उन्हें भी देखना चाहिए। किसी व्यवस्था में कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। व्यवस्था इकाइयों का प्रकार आवश्यकताओं को, उन व्यवस्थाओं को पूरा करना है। ये आवश्यकताएं श्रेणी भेद, कुछ सार्वभौमिक होती हैं, कुछ विशिष्ट होती हैं, अलग अलग प्रकार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मद में उनकी प्रक्रिया देखना चाहिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए कि वो कैसे कर रही हैं। तीसरा, वो क्रियाविधि की बात, मैकेनिज्म की बात करता है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से प्रकार फंक्शन संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत मर्टन कहता है कि हमारी आवश्यकता पूर्ति किसी न किसी क्रियाविधि के द्वारा की जाती है। विवाह एक व्यवस्था है, मैरिज इज ए सिस्टम। इसकी आवश्यकता क्या है? यौन, प्रजनन और मोक्ष आदि के लिए होती है भारतीय परंपरा में। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई गतिविधियां करना पड़ती हैं, जैसे विवाह के लिए निमंत्रण पत्र, कुंडली मिलाना, निमंत्रण पत्र, मंडप, पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान, प्रीति भोज, है ना, बड़े बड़े डेकोरेशन करना, ये सब इसकी क्रियाविधि हैं जिनके माध्यम से मैरिज कंप्लीट होती है। इसी तरह आप देखिए कॉलेज की व्यवस्था है कि भवन होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, सब अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं। अर्थात क्रियाविधि एक मैकेनिज्म है। चौथी, प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा की बात करते हैं, वो फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। मर्टन कहते हैं कि व्यवस्था की कोई भी प्रक्रिया जिसमें एक पूरा मद कार्य करता है, पूर्ण करता है, वो अपरिहार्य नहीं है, बल्कि प्रकार को करने वाले कई अन्य वैकल्पिक मद भी होते हैं। इन वैकल्पिक मदों की शिनाख्त भी करना चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की उसे आवश्यकता होती है, उसके सामने कपड़ों के कई विकल्प होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो पैंट शर्ट पहने, वह धोती नेकर भी पहन सकता है। भोजन करना आवश्यक है, इसकी जरूरी है कि नहीं कि आप कभी कभी भी कर सकते हैं। भोजन आपकी गतिविधि निश्चित प्रकारों को करती है, इसकी बात करता है वो। प्रक्रिया के लिए एक संरचनात्मक दबाव, एक और बात की पैराडाइम में मल्टन ने।
मर्टन कहते हैं आग्रहपूर्वक कि प्रत्येक व्यवस्था में प्रकारात्मक विकल्पों के होते हुए कुछ संरचनात्मक दबाव भी, स्ट्रक्चरल प्रेशर भी व्यक्ति पर इस प्रकार के होते हैं कि उसे एक निश्चित प्रकार या मत को अपनाना ही पड़ता है। ये संरचना का दबाव है। इसे मर्टन ने संरचनात्मक दबाव की बात की है। जैसे दुर्खीम ने सामाजिक तत्व कहा था, उसे मर्टन ने संरचनात्मक दबाव कहते हैं। वे कहते हैं सामाजिक तत्व में एक्चुअलिटी, बाह्यता और दबाव, कंस्ट्रेंट दोनों होते हैं। और ये मर्टन का पद जो है ये दुर्खीम से प्रभावित होने का था, इसकी उन्होंने चर्चा की। एक और बात करते हैं गतिशीलता और परिवर्तन। प्रकारात्मक सिद्धांत में वो कहते हैं कि इसमें ठहरा हुआ गतिहीनता है, लेकिन इसका खंडन करते हुए मर्टन ने कहा कि नहीं, गतिशीलता और परिवर्तन के मध्य को रखा है। वो कहते हैं प्रत्येक प्रकार में गतिशीलता अगर नहीं होगी, मोबिलिटी नहीं होगी, तो व्यवस्था का समयानुकूलन नहीं होगा, वो बिगड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। फिर प्रक्रियात्मक मान्यताओं आवश्यकताओं की पूर्ति का युक्तियुक्त प्रमाणीकरण भी करने की बात करते हैं। उनने अपने इस तत्व में कहा, अपने पैराडाइम में एक तत्व दोहराया है, किसी भी मद के प्रकार को ऐसा होना चाहिए जो इस बात को प्रमाणित करे कि व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति जो है इनके प्रकारों के संपादन द्वारा होती है। और लास्ट में वो कहते हैं प्रकारात्मक विश्लेषण से जुड़ी हुई वैचारिक समस्याएं। बल्टन ने दृढ़ता पूर्वक कहा है, प्रकारात्मक विश्लेषण कोई आर्थिक राजनीतिक विचारधारा से निहित नहीं है। इसका मतलब नहीं प्रकारात्मक सिद्धांत जो है एकदम उन तत्वों से रहित है। प्रकारात्मक समाजशास्त्री जो होते हैं मूल्यों से प्रेरित होते हैं, उन्हीं के आधार पर वो उनका विश्लेषण करते हैं। अतः हमें जानना होगा कि पर्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी जो है प्रत्येक विचारधारा से मुक्त है, दोषपूर्ण है, क्योंकि विचारधारा का विकल्प तो प्रकारवादी समाजशास्त्री पर निर्भर होता है। ये मर्टन का पैराडाइम था और इसके लिए उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा है कि ये जीवन पर्यंत प्रकारवाद पे लिखा है। उनकी सोच प्रकारवादी रही है। प्रकारवाद कुछ ना होकर एक भाग का दूसरे भाग का संपूर्ण संरचना से संबंधित होता है। इसके 11 आइटम देके उन्हें पैराडाइम को कसावट दी है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है मर्टन की, जो दुर्खीम और पार्सन से भी ऊपर उनको ले जाती है। इसमें उन्होंने प्रच्छन्न और प्रकट पैराडाइम की बात की है, प्रकारात्मक विकल्पों की बात की है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति करने की बात हुई है, पुनरुक्ति हुई, टोटोलॉजी हुई, इसकी आलोचना भी हुई है। विद्वानों ने कहा कि मर्टन के पैराडाइम में कई दोष हैं। मर्टन ने इसकी उतनी विधिवत जांच नहीं की, लेकिन फिर भी हो मर्टन का प्रकारवाद, चाहे लोग रूढ़िवादी कहें या क्रांतिकारी कहें या उसमें विसंगति की बात कर रहे हैं, उसको सिद्धांत कम सिद्धांत या विधि ना माने या सामान्यीकरण के अभाव की बात करें, उनके द्वारा बताई गई प्रकल्पनाओं की जांच की कठिनाई बताएं, लेकिन भी अगर हम देखें समाजशास्त्र में मर्टन का प्रकारात्मक विश्लेषण जो है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, संरचनात्मक प्रकारवाद एक मील का पत्थर है, जिसके आधार पर हम सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर करिए। मेरे चैनल सुशलाजी विद्रु दीक्षित को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी ही समाजशास्त्री विश्लेषणों की बात निरंतर होती रहेंगी।